नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। वैशाली से ये बड़ी खबर आ रही है जहां 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। 2 लोगों की मौत और शराब पीने की आशंका इस वक्त जाहिर की जाती हुई। 2 लोग बीमार हुए थे। छठी के समारोह में ये सभी शामिल हुए जहां पर बीमार होने के बाद मौत की खबर आ जाती है। विकास और सुनील की मौत हो चुकी है। रिश्तेदार नवीन के घर आयोजन था छठी का। वैशाली एसपी ने जांच के हालांकि आदेश दे दिए। महुआ, मेहनार और एसटीपीओ को जांच का जिम्मा दिया गया है। महुआ और देसरी के ये दोनों निवासी बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है और शराब पीने से मौत की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। और वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रफुल्ल, क्या जानकारी मिल रही है? परिजनों का स्टेटमेंट, बयान इस वक्त क्या है? जी बात देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस को जानकारी जब मिली है, ये 3 थाना क्षेत्र का मामला है। महुआ थाना क्षेत्र का एक रहने वाला विकास चौधरी है और एक देसरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों जो थे वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ, जो देसरी थाना क्षेत्र के नयागंज गांव है, वहाँ पे मोहल्ला है, वहाँ पे गए थे लोग। उन लोगों ने छठी का भोज खाया था। उसके बाद से उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई थी दोनों लोगों की। और उस तबीयत बिगड़ने के बाद जब अस्पताल में परिजन ले जाते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। आनन फानन में ये लोग जो थे वो उसका दाह संस्कार करने की तैयारी में थे, जिसके बाद पुलिस को इसकी भनक लगती है। पुलिस मौके पे पहुंची है और महनार और महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में 2 टीम का गठन किया गया है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन परिजन जो है वो अभी स्पष्ट तौर पे ये अभी इनकार कर रहे हैं कि इन लोगों ने शराब नहीं पी थी। हाँ, खाना वहाँ पे खाया था। खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है और इसमें 2 लोग जो थे, एक वहाँ का स्थानीय और जिसके घर में पार्टी हुई थी, उनकी भी तबीयत खराब है और उन लोगों का प्राइवेट तौर पे, निजी तौर पे कहीं इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और 100 का पोस्टमार्टम कराने के लिए आशंका अगर शराब पीने की जाहिर की जा रही है, जिसके बाद इन लोगों की तबीयत बिगड़ी होगी, जो इस वक्त प्रथम दृष्टया आशंका के तौर पर सामने आ रही है बात, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि चूंकि छठी के समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होगी, कई और भी ऐसे लोग होंगे? जी बिल्कुल, देखिए छठी समारोह था तो उसमें 50 से अधिक लोग भी लोगों ने वहाँ पे खाना खाया होगा। तो अगर फूड पॉइजनिंग या इस तरह की कोई बात होती तो और लोगों की भी तबीयत खराब होती, लेकिन सिर्फ 4 लोगों की तबीयत खराब होती है, जिसमें से 2 की मौत हो जाती है और 2 लोग अभी इलाजरत हैं। कहाँ इलाज चल रहा है अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है ये मामला संदिग्ध है। और जब ये बात सामने आई है उसके बाद पुलिस की जानकारी में जब ये बात मिली, पुलिस के संज्ञान में आया, तो पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और पुलिस वहाँ पे पहुंची है। लोग जो थे, जो मृतक के परिजन है, वो दाह संस्कार की तैयारी में थे। उसके बाद शव को रोका गया है और पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के पास भी ये इनपुट है कि ये मामला जो है वो संदिग्ध है और सिर्फ 4 लोगों की तबीयत खराब होने का मतलब जो है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन लोगों परिजनों के द्वारा या तो बात छुपाई जा रही है या फिर मामला इसमें क्या निकल कर आता है, ये पोस्टमार्टम जब हो जाएगा। इस वक्त जरूरत ये है कि अगर इस समारोह में शामिल हुए दूसरे अन्य लोगों ने भी शराब का सेवन किया था तो वो अपना इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रशासन की तरफ से भी ऐसे तमाम लोगों की जांच और खोजबीन इस वक्त शुरू की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल, तमाम जानकारी के लिए आपका। मधेपुरा से बड़ी खबर आ रही है जहां सन की पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। धड़ से उसके सिर को अलग कर दिया जाता है और सिर को लेकर यह शख्स ससुराल पहुंच गया। गुड़हला गांव की यह घटना बताई जा रही है जहां पर सन की पति ने अपनी पत्नी की हत्या की। नृशंस तरीके से हत्या करने के बाद सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है और इस सिर को लेकर वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। एक बेटी की भी हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। बेटी का शव सरहद पोखरिया से बरामद किया गया है, वहीं पत्नी का शव घर से मिला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं अगली खबर हाजीपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर बालू के अवैध कारोबार की खबर हमने दिखाई थी और इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आता है। ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। डीएम और एसपी के निर्देश पर पुलिस ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। साथ ही देर रात खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में कई जगहों पर यह छापेमारी को अंजाम दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं।
बताते चले ये वही इलाका है 2 दिन पहले जहां न्यूज 18 ने खबर कवर की और दिखाया कि कैसे धड़ल्ले से, ये वो तस्वीर देखिए, यहां पर 50 नावें लगी हुई हैं जहां पर बालू का उठाव किया जा रहा है, उसे लोड अनलोड किया जाता है बिहार में, और बिहार से बाहर दूसरे राज्यों तक इन बालुओं को पहुंचाया जा रहा है, जबकि बिहार में बालू के खनन पर रोक लगाई गई है। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में पुल के नीचे अवैध कारोबार पर पुलिस ने दबिश दी, छापेमारी की गई है। बालू माफियाओं में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया कि छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने क्या कुछ जब्त किया है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई इस वक्त की गई है। न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर, छापेमारी के बाद गंगा घाटों पर बालू खनन का काम ठप है और एक भी नाव अब इस घाट पर नजर नहीं आ रही है, जहां कल तक 50 की संख्या में नावें मौजूद थी। यहां पर बालू का उठाव किया जा रहा था, लोड और अनलोड किया जा रहा था, लेकिन कार्रवाई के बाद यहां पर अब एक भी नाव दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वैशाली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर जिसमें यह कार्रवाई अब की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जब से न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया प्रमुखता के साथ, जिस तरह से अवैध बालू का खनन किया जा रहा था, कारोबार किया जा रहा था, उसके बाद प्रशासन जो है वो हरकत में आई है और गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के अलावा कई घाटों पे जो है एक साथ कई टीम बनाकर बड़ी छापेमारी की गई है। हालांकि छापेमारी में पुलिस के ने कोई बरामदगी या जब्ती तो नहीं कर पाई, लेकिन जो घाट पर जो अवैध कारोबार करने वाले थे वो पूरी तरह से फरार हो गए और बालू माफियाओं में जो है हड़कंप मचा हुआ। मैं आपको बता दूं कि देर रात तक जो है खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में भी एक टीम जो है वो इन इलाकों में पहुंची है और छापेमारी की है और लगातार जो है वो कार्रवाई का दौर जो है वो अब शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं न्यूज 18 ने जो इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और बालू खनन का जो अवैध कारोबार चला था उसका खुलासा किया, उसके बाद से प्रशासन की नींद टूटी है और प्रशासन लगातार जो है इन इलाकों में और इन घाटों पर जो है वो दबिश दे रही है और लगातार छापेमारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जरूरत इस वक्त यह है कि इस तरह की कार्रवाई बार बार होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, क्योंकि ये खुलेआम काला कारोबार, सोने के इस कारोबार यानी कि बालू के तौर पर सीधे तौर पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसे लेकर ये तत्परता हर रोज जरूरी है। केंद्रीय मंत्री पद गवा चुके सीनियर जेडीयू नेता आरसीपी सिंह की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को शो कॉज नोटिस भेज दिया है। आरसीपी सिंह पर जेडीयू में रहते अकूट संपत्ति अर्जित करने और इसकी जानकारी को सार्वजनिक नहीं करने का गंभीर आरोप है। नालंदा जिले के प्रखंड अध्यक्ष के आरोप पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को यह नोटिस जारी किया है। आरसीपी सिंह पर वर्ष 2013 से लेकर 2022 के बीच अकूत संपत्ति निबंधित कराने के आरोप हैं। आरोप यह भी है कि नालंदा जिले के 2 प्रखंडों में इस दौरान आरसीपी सिंह और उनके परिजनों ने करीब 40 बीघा जमीन खरीद ली। साथ ही आरसीपी सिंह पर जमीन दान में भी लेन देन का आरोप है। आरसीपी सिंह पर यह भी आरोप कि उन्होंने इन संपत्तियों का जिक्र अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर उनकी पत्नी के नाम में हेरफेर कर जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। तो आरसीपी सिंह पर जो आरोप लगे हैं उस पर विपक्ष के साथ साथ बीजेपी भी दबी जुबान से ही बोल रही है। हालांकि जांच के बाद सभी दल के नेता जरूर ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, अगर आरोप लगे हैं तो जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाए। किसी भी नेता की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। पिछले 15-16 वर्षों में सबने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और सबने भ्रष्टाचार के जरिए ही वो संपत्ति इकट्ठा की है। भाई जदयू के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो पोल खुल गई कि किस तरह से अवैध कमाई आरसीपी सिंह ने की है। आरसीपी सिंह के साथ उनकी बेटी की भी संपत्ति की जांच करवाइए, और भी चीजें खुलेंगी। आरसीपी सिंह पर जो जेडीयू ने नोटिस भेजा है वो जेडीयू का आंतरिक मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू में खटपट आरसीपी सिंह जी को लेकर चल रही है, उसी का ये परिणाम दिख रहा है। अब पार्टी में रह करके अगर पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधि करेंगे तो उस पर तो कार्रवाई पार्टी करती ही है।
अब क्या है मामला, ये जेडीयू का आंतरिक विषय है, इसलिए इस पर आरजेडी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। आरसीपी सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है और उनका जवाब का भी इंतजार करना चाहिए। और ये जनता दल यूनाइटेड का अंदर का मामला है, ये उनके दल के बड़े नेता और उनके अंदर का ये विषय है, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है। लेकिन आरोप लगाना और आरोप जिस पर लगा है उसका जवाब सुनना ये भी जरूरी है। मुझे नहीं जानकारी है कि किस प्रकार की नोटिस उनको गई है। जब जानकारी ही नहीं है तो मैं इस संदर्भ में क्या बता सकता हूं, क्या अपना बयान दे सकता हूं। तो तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आपने सुन ली, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि सिर्फ आरसीपी सिंह ही क्यों, उनके परिवार के तमाम सदस्यों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस दौरान इस टेन्योर में अकूत संपत्ति अर्जित की है, कार्रवाई उन सब पर होनी चाहिए। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दबी छुपी जुबान हो या खुलकर हो, सभी ये बात कहते हैं कि जब से जेडीयू की नाराजगी आरसीपी सिंह के साथ नजर आई, आरसीपी सिंह की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं और ये मुश्किलें अभी लंबी चलेंगी, दूर तक चलेंगी। देखिए, बयानबाजी भले दबी जुबान से हो रही हो, लेकिन पार्टी ने खुलेआम कार्रवाई कर दी है और एक बड़ी कार्रवाई है। एक तरीके से देखा जाए कि अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस भेजना जदयू के द्वारा, और उनकी संपत्तियों का बिंदुवार जिक्र भी किया गया है। देखिए, जो नोटिस भेजा गया है उसमें हर एक संपत्ति, जितनी संपत्ति का जिक्र किया गया है उस सभी संपत्तियों को बिंदुवार बताया गया है। कौन से संपत्ति किसके नाम से खरीदी गई, नाम में क्या है हेर फेर किया गया, किन किन जगहों पर, जैसे कि जो चुनावी हलफनामा होता है उसमें उसकी जानकारी नहीं दी गई। तो बिंदुवार सवाल आरसीपी सिंह से पार्टी ने भेज करके नोटिस भेजा है। और ये आरोप देखिए किसी और ने नहीं लगाया है, बल्कि जदयू के ही जो प्रखंड अध्यक्ष है नालंदा जिला के, उन्होंने यह आरोप लगाया है और उनके माध्यम से ही आरोप लगाकर उनके आरोप शैलेंद्र, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि जब तक माध्यम से यह नोटिस भेजा गया, पार्टी के अंदर मजबूत थे, पार्टी के अंदर एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे, पार्टी को उनसे फायदा हो रहा था, जब तक पार्टी की नाराजगी उनसे नहीं थी तब तक ये तमाम चीजें क्यों सामने नहीं आती हैं? जब नाराजगी आती है, जब ये पद से वो हटते हैं, उसके बाद चीजों को सामने रखा जाना शुरू कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, सवाल यही उठता है कि जब आरसीपी सिंह पार्टी में इतने लंबे वक्त से थे, कई महत्वपूर्ण पदों पर है, उस वक्त क्यों नहीं ऐसा हुआ? और जब वो किनारे कर दिए गए हैं उसके बाद अब उनकी संपत्ति को ढूंढ करके और उस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है, सवाल जरूर उठता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात यह स्पष्ट है कि अब जदयू में आरसीपी सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से यह कार्रवाई की गई है, नोटिस भेजा गया है, देखना होगा कि आरसीपी सिंह या उनके तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। लेकिन इतना तय है कि अब पार्टी ने कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया। और देखिए, इस वक्त ये खबर जब सामने आई है उसके बाद जदयू कार्यालय में सन्नाटा पस रहा है। पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, हर लोगों ने जुबान बंद रखी है। सब लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं, लेकिन इसकी जानकारी पूरे पार्टी को है, क्योंकि प्रदेश स्तर से यह पत्र आरसीपी सिंह को या नोटिस आरसीपी सिंह को भेजा गया है। लेकिन अब इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। पार्टी की ओर से सभी को कह दिया गया है कि कोई भी इस पर बयानबाजी नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो आरसीपी सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और बिल्कुल पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई के तौर पर या फिर शो कॉज नोटिस के तौर पर जो स्टेप लिया गया है, उसके बाद देखना होगा कि क्या जवाब दिया जाता है। हालांकि अपने दर्शकों को बताते चले, आरसीपी सिंह से हमने संपर्क साधने की कोशिश की उनके पक्ष को भी जानने की, वो इस नोटिस को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं चाहिए। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी कि अब जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह को लेकर के ये नोटिस आरसीपी सिंह की मुश्किलों को आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात नदियों में उफान से परेशान जिंदगी की।
मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतलूपुर पंचायत का अस्तित्व गंगा नदी के कटाव की वजह से पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। कुतलूपुर गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर गंगा का कटाव हो रहा है और ये तस्वीर देख लीजिए। इस कटाव की वजह से दर्जनों परिवार इस वक्त दहशत में हैं और दहशत के पीछे की वजह ये तस्वीरें खुद ब खुद बताती हुई, क्योंकि तेजी से यहाँ पर खेत और खलियान, जमीन और मकान का कटाव हो रहा है। कटाव रोधी कार्य के बाद भी खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। सैकड़ों एकड़ खेत गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। कटाव के डर से लोग पलायन की तैयारी में हैं और प्रशासन से सहायता की गुहार लगा रहे हैं। नहीं तो पत्थर गिरेथिन, नहीं तो व्यवस्था कर देथिन, नहीं तो ई बीच कोई उपाय नहीं है। गरीब लोग मर रही है, कुछ ना हो रहा, बोरा गिरा रहलखिन हन, कह रहलखिन 9 करोड़ खर्च होले, 10 करोड़ खर्च होले, हम कुछ नहीं मानबन। जब हमार घर गिर जाते तो हम कथी के मानबन, कुछो नहीं माने छी। अच्छा, बैग में कौन चीज डालल जा सरकार के मान कौन चीज होले, जान बचबाई के लिए कहाँ हम जाए कर रहबै, आदमी निकले के व्यवस्था है, कोई उपाय कोई शरण नहीं। तो बाढ़ आवे से तो पूरा अथी होबे। हां, खूब एते पर हो घर में पानी रहे, चौकी अथी पर अथी जोड़ के लोग रहे छै, से एते घर में पर हो पानी रहे। तो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार मदद करे, नहीं तो उनके सामने जीने का संकट, जिंदगी के लिए जद्दोजहद इस वक्त शुरू हो चुकी है। गंडक नदी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम नहीं हो रही। घरों में पानी घुसने के बाद मचान पर कई परिवार इस वक्त अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये तस्वीर सदर प्रखंड के राजवाही गांव की है, जहां झोपड़ी नुमा घर लोगों के गंडक नदी के पानी में डूब चुके हैं। इन इलाके के लोग गोपालगंज बेतिया सड़क के किनारे तंबू बनाकर शरण लेने को मजबूर हैं। खाने पीने से लेकर पीने के पानी तक की मुश्किल इस वक्त इन लोगों के सामने है। चापाकल और सरकारी नल पूरी तरह से डूबे हुए हैं और सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को पीने के पानी को लेकर इस वक्त उठानी पड़ रही है। पूरे जिले की अगर बात की जाए तो सारण तटबंध के अंदर बसे हुए 6 प्रखंड के 26 टोले और गांव हैं जहां बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। राजवाही गांव में बाढ़ के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। त्रासदी अब निचले इलाकों में बसे लोगों को झेलने को मिल पा रहा है। अभी हम मौजूद है सदर प्रखंड के राजवाही गांव में। ये राजवाही गांव का जो इलाका है, आप देख सकते हैं कैसे 1-2 नहीं बल्कि 4-5 यहाँ पर झोपड़ी नुमा मकान हैं, वो बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और जो चापाकल है वो भी बाढ़ के पानी में डूब चुका है। लिहाजा पीने के लिए पानी भी इन इलाकों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। प्रशासनिक राहत की बात करें तो अब तक कोई यहाँ पर परिजनों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ लोग हैं जो सड़क किनारे बसे हुए हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। ये आपका मकान है? हाँ, पानी के मारे हम तबाह बानी सो, इतना पानी पिए के नहीं एथी नहीं है, सब कुछ कल डूब गल बड़ी सो, कुछ के तबाह हो एथी नहीं है। कहाँ आप लोग रह रहे हैं? हमने घर है एथी रजवाही में। अभी कहाँ आप लोग शरण लिए हैं? सड़क किनारे? हाँ, नदी के किनारे। यहाँ इनके जो परिवार के बच्चे हैं मचान तान कर इसी मचान पर दिन और रात काट रहे हैं। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये और ये लकड़ी का बांस का बनाया हुआ मचान है सड़क किनारे। इसी मचान पे पूरा परिवार इनका रहता है। एक और महिला भी है। कितनी परेशानी हो रही है घर में पानी हमने के पानी में बानी से न बाना पड़ती कोनो हमने के एथी नई के रहे के मचान बना के बानी से लइका से वही भीजत भाजत तनी सो कपड़ा लता सब भीजेला, वही सुखावेला आदमी रहेला। कहाँ से पानी पीने की आता है? पानी हमने के सब पानी नदी में एथी में डूब गल बाई, पानी आइल बाटे वही में डूब गल बाई सब, वही में से अपना ले आके आदमी पिएला, खाना वाना बनावेला। क्या नाम है आपका? ज्ञानती देवी। एक और महिला है, वो भी कुछ बताना चाहती हैं। आपका भी घर पानी में डूब चुका है? हमनियों के घर सब के घर डूबल बा, पानी बा पूरा डूब के। तो कैसे परेशानी है? वो कितना परेशानी बा जे बारिश आवेला ऊपर से भीज जाने से लइका फइका सबके भीजे, सब कोई भीज जाला। बीमार भी हो जाते होंगे बच्चे। कोई सुविधा मिली कि नहीं प्रशासन से? कुछ नहीं मिलल, हमने कुछ नहीं मिलल। कितने दिनों से आप लोग हैं यहाँ पर सड़क किनारे? हमने के ये 2 महीना हो गए। कितने परिवार होंगे लगभग? हमने के बानी सा एक आदमी घरे 7 आदमी 8 आदमी 10 आदमी बने सा। क्या नाम है आपका? श्रीकांती देवी। तो ये महिलाएं हैं और इनके बच्चे हैं जो काफ़ी परेशान हैं बाढ़ के पानी से। लिहाजा इन्हें प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद भी नहीं मिल पा रहा है। बारिश हो या बाढ़ हो, मचान के सहारे ही जिंदगी कट रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।